नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्केरी टेल्स चैनल पे। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से दीपक नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दीपक ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान ही नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मंजू को आवाज़ दी। ओ मंजू, ओ मंजू, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ये ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मंजू नींद में ही बड़बड़ाते हुई बोली। दीपक, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार ही ले लो। जवाब में दीपक बोला, खरीद लेंगे मंजू। अब जल्दी से सामान उठाओ और यहाँ से चलो। रात गुजारने का जुगाड़ भी तो करना है। फिर दोनों ही जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज़ें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाज़ उस रात को और भी ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना ही कोई होटल। मंजू बोलती है, दीपक, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीरान में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर दीपक कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़की और उसकी आवाज़ से मंजू बहुत ज़्यादा डर गई और आरव भी खामोश हो गया। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देने लगी। वह दोनों तेजी से भागते हुए उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को दीपक ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मंजू ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगर पी रहा था। उन्हें देखते ही दीपक बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई है और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। दीपक ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम दीपक है और ये मेरी पत्नी मंजू है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। दीपक और मंजू हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीर थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में
कोई भी हंस नहीं रहा। सभी तस्वीरें बहुत ही भावनाहीन थी। फिर दीपक और मंजू दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मंजू की नज़र उस दीवार पर टंगे फ्रेम पर गई। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे आ गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मंजू और दीपक कमरे में जाकर फिर कॉल करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। दीपक की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए दीपक की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मंजू को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दीपक, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वह दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। दीपक और मंजू दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मंजू अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देख मंजू बहुत ज़्यादा डर गई और दीपक बस बेसुध देखता ही रह गया। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मंजू और दीपक को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों का ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे।